कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान था तो हम कवि लोग थे। हम घुमक्कड़ प्रजाति के जीव हैं और कोरोना काल में जब लॉकडाउन लग गया था तब घूमने फिरने पर ही प्रतिबंध था। चेयरमैन साहब, मैं ठीक कह रहा हूं ना? घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। चप्पे चप्पे पे पुलिस। उन दिनों दो ही लोग सेवा कर रहे थे, या तो डॉक्टर कर रहे थे या पुलिस कर रही थी। दरोगा जी, मैं ठीक कह रहा हूं? उस समय तुम रिटायर्ड नहीं हुए थे। डॉक्टर कर रहे थे या पुलिस कर रही थी। इन दोनों की सेवा में थोड़ा सा अंतर था। डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले यह पूछता था कि पहले किधर लगी थी। सुई की बात कर रहा हूं, इंजेक्शन की। डॉक्टर ये पूछते थे कि पहले किधर लगाई थी। पुलिस वाले नहीं पूछते थे कि पहली लाठी किधर लगाई। थोड़ा सा ताली बजा दीजिएगा सर। हाँ, पुलिस जो है चप्पे चप्पे पर थी सर। चेयरमैन साहब, मैं बिल्कुल यकीन की बात बता रहा हूं। मैं जो है लिखता विखता मैं तो जैसा भोगता हूं वह शेयर कर रहा हूं आपके सामने। पुलिस ये पूछती नहीं थी, विकल्प नहीं देती थी कि पहले किधर लगी थी। ईमानदारी से लॉकडाउन के समय में हम घर से बेसन लेने के लिए निकलते थे। 10-5 मिनट के अंतर ही घर लौट आते थे सूजी लेकर के। जिनकी सूजी हो वो ताली बजाते। मैं सब ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? हाँ, बेसन लेने के लिए निकलो और सूजी लेकर के लौटते थे। यानी कि घर से निकलना वरना हो ही नहीं सकता था। मैं मतलब ये कह रहा हूं सर, मेरी पीड़ा जो मेरी महसूस कीजिएगा कि घर से निकलना नहीं हो सकता था। और मैं दिमाग में आदरणीय प्रिंसिपल साहब ये सोच रहा था कि ऐसी क्या युक्ति लगाऊं, कि मैं बचपन से ही युक्तियों के लिए जाना जाता हूं। ऐसी क्या युक्ति लगाऊं जिससे मुझे 2-4 गलियों में ही घूमने का अवसर मिल जाए, ये मैं सोच रहा था। अचानक ही मेरे दरवाजे पर साइकिल पर अपनी टोकरी को बांधे हुए सब्जी बेचने वाला आया। सब्जी बेचने वाला तो आशा की कुछ किरण जगी। मैंने उससे एक सरल सा प्रश्न पूछा। मैंने कि भाई, चप्पे चप्पे पे पुलिस है, तू आखिर मेरे घर तक आ कैसे गया? तो वो कहने लगा, भाई साहब, सरकार का ये आदेश है कि जरूरत की चीजें लोगों के घर तक पहुंचाई जाए और लोगों को घर से बाहर न निकल दिया जाए, इसलिए मुझे किसी ने नहीं रोका। तो मैंने उसके पैर पकड़ लिए, हाथ जोड़े। मैंने कि भैया, तू 10-15 मिनट के लिए अपनी इस साइकिल को मुझे दे दे। तो मैं 3-4 गलियों में घूम करके सब्जी बेच जाऊंगा और मेरी घूमने की जो अंदर से जिज्ञासा है वो शांत हो जाएगी। भैया, तू भले ही मेरी घरवाली के संग बैठ करके टीवी देख ले, इससे बड़ा प्रलोभन सर में दे नहीं सकता था। तू भले ही एसी में मेरी घरवाली के साथ बैठ करके टीवी देख ले, लेकिन इस साइकिल को मुझे दे दे। वो कहने लगा कि मेरा नाम अशोक यादव है, भरतना में रहता हूं, असली सब्जी वाला मेरी गिलुआई के साथ घर में बैठ करके टीवी देख। सर जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो सर हम निकाल लेते हैं सर हंसने की गुंजाइश है। सर मैं आपको बता रहा हूं, हम आदमी जो है इसलिए अच्छा लॉकडाउन से अभी मतलब कोरोना की दहशत से लोग नहीं निकले। प्रिंसिपल साहब, यकीन मानिएगा, पिछले दिनों मेरा एक पड़ोसी एक डॉक्टर साहब के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब, मैं रोजाना सुबह उठ करके गर्म पानी में नींबू निचोड़ कर पीता हूं। बाबा रामदेव का सुबह दोपहर शाम काढ़ा पीता हूं और मैंने दोनों वैक्सीनें भी लगवा ली हैं। अब मुझे कोरोना से कोई खतरा तो नहीं है। मैं मास्क भी अब तक लगाए रहता हूं। घर से बाहर जाऊं या अंदर आऊं मैं हाथ धोता हूं। 2 गज की दूरी भी लोगों से बना करके रखता हूं। मुझे कोरोना से कोई खतरा तो नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा कि अब तो प्रभु श्री राम स्वयं धरती पर उतरे और उस धनुष बाण से उस मतलब अपने धनुष पर उस तीर को चढ़ाएं जिससे रावण मर गया था। डायरेक्ट वो तीर तेरी नाभि में भी मारे तो बेटा तू मरेगा नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है दहशत त्यागो। थोड़ा एक बार जोरदार तालियां बजा करके मुझे आदेशित करो कि मैं आपको कुछ सुनाने की कोशिश करता हूं।
सर हाँ, मैं कोरोना काल में बड़ी स्थितियां विचित्र थी। लॉकडाउन देश में लग गया था सर। लॉकडाउन के बाद कोरोना जब देश में आ रहा था, आदरणीय प्रिंसिपल साहब ईमानदारी से आप बताना कि पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि ये कोरोना अगर हिंदुस्तान में पहुंचा तो सबसे अधिक नुकसान हिंदुस्तान का होगा। लेकिन जब ये कोरोना चला गया है तो पूरी दुनिया इस बात को लेकर के चमत्कृत है कि जनसंख्या के अनुपात में किसी देश का सबसे कम नुकसान हुआ तो उस देश का नाम है हिंदुस्तान। इस बात को लेकर के चमत्कृत है। मैं ये सोच रहा था कि हिंदुस्तान का सबसे कम नुकसान आखिर हुआ क्यों? क्योंकि हम हिंदुस्तान के लोग लॉकडाउन में भी केवल लॉक हुए थे, डाउन नहीं हुए थे। हम सब लॉक हुए थे। आपने कहां छोड़ा अपने आपको? कौन सा ओलंपिक है जिसमें आप जीतते हैं? आपने थोड़ा तो नहीं था। हम डाउन कहां हुए? हम लॉक हुए थे। अच्छा, हमारे देश में जो कैजुअलिटी हुई वो कोरोना की वजह से हुई नहीं, दहशत की वजह से हुई। और दहशत फैलाने का काम कर रहा था ये टेलीविजन। ईमानदारी से टेलीविजन कर रहा था। प्लास्टिक पर 64 घंटे कोरोना का वायरस जिंदा रह सकता है, स्टील पर 85 घंटे कोरोना का वायरस जिंदा रह सकता है। अमिताभ बच्चन जी भी उन दिनों ज्ञान बढ़ चढ़ करके दे रहे थे, कोरोना का वायरस जूतों के साथ भी आ सकता है। अरे मेरे बाप, हम घरों में कह दें जूते के हमारी सड़क पर टहलने जा रहे हैं। इतनी दहशत फैला दी थी। एम्स के डॉक्टर साहब ने तो बड़ा तगड़ा ज्ञान दिया कोरोना के लक्षणों के बारे में। इसमें सांस फूल जाती है, छींकें आती हैं, खांसी हो जाती है, फेफड़े जम जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, हल्का हल्का बुखार रहता है, मुंह का स्वाद चला जाता है, आधे मुंह का स्वाद चला जाता है। घरों में मसाले समाप्त हो रहे थे, सब्जियों में स्वाद आ नहीं रहा था। हम ये नहीं कह सकते थे कि सब्जी में स्वाद नहीं है। एक दिन 2 कौड़ी की सब्जी बनी, स्वाद ही नहीं था, मुंह से अचानक निकल गया या सब्जी में स्वाद नहीं है। बस घरवाली ने अपना मोबाइल निकाला, क्वारंटाइन सेंटर को फोन कर दिया कि मेरे पति का स्वाद चला गया। थोड़ी सी ताली बजा। घरवाली ने खींच कांच करके क्वारंटाइन सेंटर को फोन कर दिया कि मेरे पति का स्वाद चला गया है। 5 मिनट नहीं हुए कि अपने चरित्र को सड़क की छाती पर रगड़ती हुई एम्बुलेंस मेरे दरवाजे पर, कोरोना की किट पहने हुए 5-6 यमदूत जैसे उसमें से निकले। 3-4 ने मेरे पैर पकड़े, 2-3 ने मेरे हाथ पकड़े और जबरदस्ती मुझे एम्बुलेंस में ठूस दिया। चल बेटे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, मेरा क्या अपराध था? मैंने बस यही तो कह दिया था कि सब्जी में स्वाद नहीं। इस बात की इतनी बड़ी सजा के 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। लेकिन चेयरमैन साहब, ताली तो अब बजाना, मुसीबतें मेरा क्वारंटाइन सेंटर पर भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। बड़े बड़े डॉक्टर आते, बड़े बड़े अधिकारी आते, एक ही बात पूछते, आपके संपर्क में कौन कौन आया था? और मैं जला भुना बैठा इस बात की सजा काट रहा हूं कि मैंने यह कह दिया था कि सब्जी में स्वाद नहीं है, इस बात की। और ये मीडिया वाले माइक मुंह में घूंस करके, भाई साहब बता दो आपके संपर्क में कौन कौन आया था। अब मैं कुछ नाम लेने जा रहा हूं और ठाके और तालियों के साथ मुझे सूचित करना, भाई साहब बता दो आपके संपर्क में कौन कौन आया था। मैंने कि मेरे संपर्क में आई थी मेरी लुगाई, संपर्क में आई थी मेरी सासू माँ, मेरी साली, मेरा साला, मेरे ससुर जी का सबको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। इसको कहते हैं बदला लेना। अगर मेरा बदला ठीक हो गया हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा उल्लसित होकर के। हाँ तो सर टेंशन छोड़ा, टेंशन वेंशन में कुछ नहीं रखा है। सबसे सस्ता काम अगर कोई संसार में है तो टेंशन देना। टेंशन आप बहुत कम खर्चा करके भी, बहन जी मैं आपको बता रहा हूं एक उपाय टेंशन देने का। 1 रुपए में पूरे मोहल्ले को टेंशन दे सकती हैं आप। 1 रुपए में पूरे मोहल्ले को टेंशन। छोटा सा काम करना पड़ेगा। 1 रुपए का गेरू मंगाओ, रात को उसको गला दो। शाम के समय जब मोहल्ले के सब लोग सो जाएं तो सबके दरवाजे पर 1-1 सतिया बना दो, 4-4 टिपके लगा दो और बस आकर के सो जाओ। सवेरे पूरा मोहल्ला टेंशन में निकलेगा। मैं चेयरमैन साहब ठीक बता रहा हूं। मतलब टेंशन सबसे सरल काम है, हंसाना सबसे मुश्किल का काम है। हमारे अलवेला जी कहते हैं, अलवेला जी तो प्रेम के पुजारी रहे हैं, घंटी लेकर के अब तक
भटक रहे हैं। इनका जमाना था, ये लोग जो पुराने जमाने के थे, प्रेम में भी अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए पशु पक्षियों तक का इस्तेमाल भी करते थे। कबूतर के गले में चिट्ठी बांधते थे, कबूतर से कहते थे कबूतर जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। ससुरे उस जमाने के कबूतर भी ईमानदार होते थे, चिट्ठी ठीक जगह पहुंचाते थे। और चेयरमैन साहब, हमारे जमाने का लड़का आज चिट्ठी लिखे भी और कबूतर के गले में बांध भी दे तो कबूतर से कहना क्या चाहता है, कबूतर जा, कबूतर जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी और किसी तीसरी को दे। ये जमाना आ गया। प्रेम प्रेम तो अब कहीं दिखाई नहीं देता, ईमानदारी से बता रहा हूं। प्रेम सब और प्रेम कहां का रहेगा, प्रेम दिखाई कहां से देगा। इस देश, ये कैसा देश था, कहां ला करके खड़ा कर दिया है। शाम को किसी भी चौराहे पे, पनवाड़ी की दुकान पे जितनी भीड़ आपको दूध की डेयरी पर नहीं मिलेगी, उतनी भीड़ आपको शराब के ठेके पर मिलेगी। कहां प्रेम दिखाई देगा। प्रेम संदेशा हाथ ले आंगन कढ़ा बसंत। सर, इन पंक्तियों पर मेरा व्यंग समझ में आ जाए तो मुझे सूचित करना। प्रेम संदेशा हाथ ले आंगन खड़ा बसंत, शकुंतला है बाग में और ठेका पे दुष्यंत।